देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम की विधानसभाओं के चुनाव परिणाम आए तो सभी की निगाहें दिन भर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर ही लगी रहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मोदी बनाम दीदी की लड़ाई आज की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन गई थी। चुनाव का परिणाम अब सबके सामने है, तो इसको लेकर देश के राजनीतिक हलकों में समीक्षाओं और बहसों का दौर चल पड़ा है। देश के तमाम नेता चुनाव परिणाम के कारणों और मतलबों को लेकर अपना अपना नजरिया रख रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ के प्रमुख राजनीतिक दलों और यहाँ के आम लोगों का क्या दृष्टिकोण है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी रविंद्र पठानिया, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एचएस लक्की, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी चंद्रमुखी शर्मा और आम नागरिकों की तरफ से समाज सेवी सुचेंद्र छाबड़ा। मैं ये नहीं समझता कि चुनाव के अंदर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे या नहीं रहे, इस खासकर पश्चिम बंगाल की बात कर, पर जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने अहंकार दिखाया था और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पूरी ताकत के साथ और उनके मैं समझता हूं कई मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री पूरी इन्होंने सीबीआई ईडी सब कुछ लगाकर वहां पर पूरा जोर लगाकर और उनको तोड़ने की भी जो कोशिश की उनको टीएमसी को, उसके बावजूद जो है ममता बनर्जी की वहां पर जीत एक बड़ा संकेत देती है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक दिखाने की कोशिश करती थी कि वो शायद उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इतनी सब कुछ इतनी ताकत लगाने के बावजूद बंगाल की जनता ने उनको नकारा है, जिससे कि एक संदेश पूरे देश के अंदर गया गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। वैसे मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर किस तरह का माहौल तो बन रहा है जो विपक्षी दल है उनके अंदर, कि जहां पर भी जिस स्टेट के अंदर जो पार्टी ज्यादा ताकतवर है, जो पार्टी जहां पर जिसके पास ज्यादा दमखम है, उस पार्टी को बाकी विपक्षी पार्टी को इकट्ठे होकर उसको सपोर्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना चाहिए। क्योंकि आज से पहले कांग्रेस के ऊपर हमेशा से एक आरोप भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगाते रहते थे कि शायद अथॉरिटेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है या लोगों को दबाने का काम किया, पुराने समय की मैं अगर बात कर रहा हूं। मगर इससे विपरीत अब जब भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का शासन लोगों ने देखा तो उनको पता चल गया कि दबाना क्या होता है और किस तरह से मनमर्जी करना क्या होता है और लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया। ये सारी बातें पिछले 7 वर्षों में लोगों ने देखी है और ये जो दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, इससे सभी पार्टियां भी परेशान थी, लोग भी परेशान थे और जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक टेम्पर वाली पार्टी कहती थी, वो सामने आया कि किसी भी विपक्ष ने, किसी भी नेता ने अगर अपना सिर उठाने की कोशिश की तो उसको कुचलने का काम इन्होंने किया। मगर मैं समझता हूं कि आज ममता बनर्जी सही में बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने जो इस लड़ाई को ना पूरे दमखम से लड़ा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ी शिकस्त वहां बंगाल में। देखो, आज का जो सिनेरियो बन रहा है, जो नेशनल लेवल पे दिखाई दे रहा है, वो एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी का माहौल बनने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि आज की डेट में अभी आप चाहे किसी भी उसका चुनाव देख लें, असम को छोड़ के जहाँ बीजेपी ने जीता है, बाकी सब जगह कांग्रेस कहीं ना कहीं नीचे गई है और वेस्ट बंगाल में तो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई है। और दूसरा, जिस तरह बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में किया है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करके टीएमसी के लीडर लेके आके चुनाव लड़ने की कोशिश करी है, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिसमें कि पूरी सरकारी एजेंसियां इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन सब इकट्ठा करके, तो ये जो लड़ाई लड़ी गई है वो बेसिकली असली टीएमसी और नकली टीएमसी के बीच में थी, जो जिसमें कि कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे से छिपके टीएमसी के साथ लड़ाई लड़ रही थी। तो उसमें ममता बनर्जी ने बड़े फ्रंट फुट के ऊपर आकर इनको सबक सिखाया है, जिसके लिए कि वो अकेली ही वो इसके लिए जिम्मेवार है कि उन्होंने जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से चुनाव के बीच में उनकी फैमिली के ऊपर ईडी के रेड्स हो गई या सीबीआई का थ्रेट हो गया, जो जितने भी तरह के तंत्र मंत्र थे वो सारे उसके ऊपर लगाने के बावजूद भी बीजेपी को उन्होंने आज पूरी तरह शिकस्त दी है। और उसके अलावा 2 बार सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी तोड़ते हुए उनकी सीटें इंक्रीज हुई हैं आज। और जो बीजेपी ने गेन किया है वो सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस को गेन किया है, टीएमसी को डैमेज नहीं कर पाई है आज भी। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो जो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस बन रहा है, वो उसके लिए ममता बनर्जी इस नेशनल पॉलिटिक्स में भी उभर कर आएंगी, ये मेरा मानना है।
बीजेपी जिस तरह से गवर्न कर रही है, बिल्कुल इनको जैसे कि डिक्टेटरशिप वाला जो काम कर रहे हैं। अब आज की बात कर रहे हैं, पहले तो लॉकडाउन के ऊपर इन्होंने पूरा अपने आप को पीठ थपथपाई, बड़े जोर से थपथपाई है कि हम लोगों ने इसको ठीक कर लिया। आज जब फिर दोबारा उसकी सेकंड वेव आई है तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। वैक्सीनेशन पॉलिसी कोई नहीं है, टाइम के ऊपर इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं कर रहे। वो वैक्सीन जो इंडिया में बन रही है, बाहर के कंट्री को एक्सपोर्ट हो रही हैं, कोई पॉलिसी नहीं बना पाए। लॉकडाउन के टाइम आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का दौरा किया था सभी इंस्टीट्यूट्स में जाके दिखा के, जैसे कि प्रधानमंत्री जी खुद वैक्सीनेशन को बना रहे हैं। उसके बाद जो आज के डेट में रेट है, रेट के ऊपर देख लीजिए, जो बाहर ब्राजील में जा रही है वैक्सीन, उसका रेट कम है इंडिया से, यहाँ पे रेट ज्यादा है और यहाँ भी कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि कंट्री में नेशनल वैक्सीनेशन पॉलिसी है, उस वैक्सीन पॉलिसी में आप बिल्कुल, आपके पास पावर है कि रेट को कंट्रोल करें या फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए। इस बंगाल चुनाव में भी आप अगर इनका ट्वीट देखें, इन्होंने जो वेस्ट बंगाल ने अपना बीजेपी ने किया था कि हम सरकार में आते ही पूरी वेस्ट बंगाल में फ्री वैक्सीनेशन लगाएंगे। वो ये सारे जुमलेबाजी इनकी जो हर चीज में लगती है, लोग उसको समझ गए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं वेस्ट बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने जो है वो 3 सीट से आज जो है हमें 80+ के आसपास के करीब जो ला दिया। दूसरा, बधाई देना चाहूंगा ममता बनर्जी की पार्टी को भी, उनके कार्यकर्ताओं को भी, कि उन्होंने भी मेहनत की। जैसा कि अभी एक वक्ता हमारे मित्र जो है वो अभी कह रहे थे कि जी भाजपा का जो है वो बाहर से लाकर जो है वो इस तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लेफ्ट के जो लोग थे, लेफ्ट के जो सीटें थी उनको उनमें जीत हासिल की है। तो नंदीग्राम एक एग्जाम्पल है कि वहाँ की जो सीएम कैंडिडेट है इनकी पार्टी की, उसने मुंह की खाई है और शुभेंदु अधिकारी जी ने उनको जो अभी जो न्यूज आई है, उन्होंने उनको जो है वो हरा दिया और ममता बनर्जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, इस हार को स्वीकार कर लिया। दूसरा, जहां तक मैं बात करना चाहूंगा कोरोना में, तो अगर आप देखें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान चुनावों का जहां प्रचार कर रहे थे, उसके साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी जो है वो कोरोना की वार को जो लेके है वो उसके साथ लगे हुए थे और 18-18 घंटे जो है वो लगातार रणनीति तय करने में लगे हुए थे। जो हालात देश के आज हैं, जो अगर पहले लॉकडाउन में जो बात आई कि पहले लॉकडाउन को भी अगर इस तरीके से बड़े सूझवान तरीके से अगर इसको ना संभाला जाता तो आज देश में भयानक, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए पहले, तो जो भयानक हालात आज की डेट में होते तो वो त्रासदी जो है वो देखने को मिलती। ईश्वर का शुक्र है कि भी उसको जो है वो उस चीज को रोका गया। जहां तक हालात है, हालात जो भी है राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। राज्य सरकार जो भी मांग रही है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे कुछ भी है, केंद्र सरकार जो है वो उस प्रकार से उसकी पूरी मदद कर रही है। तीसरा, मैं यहाँ पे ये प्रश्न उठाना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो सदियों से, जो वर्षों से जिन्होंने वेस्ट बंगाल के ऊपर राज किया, आज वो हाशिए पे हैं। एक सीट बचाने के लिए भी वो जो है वो उनको लाले पड़े हुए हैं। जरा उनको इस बात की चिंता कर लेनी चाहिए कि जो है वो उन्होंने जो है वो जो वेस्ट बंगाल में जो है वो एक तरह से जो है वो सरेंडर एक उन्होंने सरेंडर कर दिया और जो है वो लड़ाई ना लड़ते हुए जो है वो पहले से ही ममता बनर्जी के साथ में जो खड़े हो गए। तीसरा, जहां तक आज कोई भी वक्ता, कोई भी जो विपक्षी दलों के वक्ता हैं, वो आज मशीन के ऊपर, ईवीएस मशीन के ऊपर कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहे। अभी ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आ रही थी, मैं सुन रहा था, बड़े अचरज की बात लगी मुझे कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से निष्पक्षता से जो बहुत ही कम जो है उसमें डैमेज करने होने के बावजूद जो है वो इस तरह से उसको किया, बजाय उसकी प्रशंसा करने के ममता बनर्जी ने उनके ऊपर फिर ठीकरा फोड़ दिया कि उन्होंने जो ये दमनकारी की नीति बनाई। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की दमनकारी की नीति नहीं करती। मैं अभी चंद्रमुखी जी आपको एक जवाब देना चाहूंगा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी दमनकारी की नीति और क्रूरता की नीति करती तो आज हमारे दफ्तरों में जीत अभी वेस्ट बंगाल में कोई जीत अभी रुझान चल रहा है, अभी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई, हमारे दफ्तरों में आग लगा दी जा रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। ये दबंगई, ये गुंडागर्दी जो है वो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल से हम सभी पार्टियों को उसका भी जो है खंडन करना चाहिए कि जिस प्रकार से विपक्षी दल की जो भूमिका है जो भारतीय जनता पार्टी ने निभाई, यही अगर लेफ्ट और जो है कांग्रेस पार्टी अगर उसमें सक्रिय राजनीति में और सक्रिय चुनाव में भाग लेते
तो आज दशा और दिशा कुछ और होती। जहां तक कोरोना के सेकंड फेज की बात करूंगा, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि उसके अंदर देश की जनता के बीच में क्या मैसेज गया, अभी इस विषय पे तो जो है वो चर्चा और उसके ऊपर जो है मंथन भी होगा कि आखिर कोरोना भी क्या एक फैक्टर था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मुझे जहां तक लगता है कि अभी बहुत जल्दी होगा ये वाली बात कहना कि जो कोरोना को लेकर जो है, जो एक तरफा वोट जो है वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी को गया, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। पर मैं अभी इस चीज को मंथन करने के उपरांत, सारे आकलन करने के उपरांत ही हम कह सकते हैं कि शायद ये भी एक फैक्टर रहा हो। देखिए जी, पिछले जैसे हम 7 साल के मोदी जी के काल में देख रहे हैं कि नोटबंदी से लेकर के उसके बाद अब जैसे इन्होंने कोरोना हैंडल किया है और किसान आंदोलन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है, ये बहुत ही नेगेटिव है इनके लिए। जैसे इस तरह से लोगों को उम्मीदें थी जब मोदी जी आए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, कोई मिरेकल नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। उल्टा जीडीपी से लेकर के जीडीपी डाउन गई है। और आप देखिए बेरोजगारी कितनी बड़ी है। पहले आंकड़े देख लीजिए, जब से कांग्रेस की सरकार के बाद की बात कर रहा हूँ, इनके काल की बात कर रहा हूँ, और जिस तरह से इन्होंने दमन किया है और जिस तरह से इन्होंने मीडिया को भी बायस किया है और जिस तरह से इन्होंने मतलब ये सारा टोटल लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका नतीजा आने लग गया है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब उसका नतीजा ये आपके सामने है। वेस्ट बंगाल की तरह इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और उसके बाद भी ये पूरी तरह कर नहीं पाए। लेकिन देखा है, इधर ये भी देखा है कि कांग्रेस भी कोई लीडरशिप ना होने की वजह से और अपने जो पूरी तरह से जैसे कहते हैं कंट्रोल नहीं कर पा रही है पूरी कांग्रेस अपने वर्कर्स तक को भी, वो कांग्रेस भी डाउन जा रही है अगर हम देखें तो, सिवाय पंजाब को छोड़ करके टोटालिटी में। अब असम में भी हारे हैं और आगे भी कई राज्यों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो आपस में जो तालमेल ठीक नहीं है और दोनों ही पार्टियां कुल मिलाकर के डाउन जा रही हैं। उनके रीजन अलग हैं, इनके रीजन अलग हैं। कोरोना को भी हैंडल ठीक नहीं, कुंभ को रोक नहीं पाए हैं। ये कुंभ की वजह से इतना फैल गया है, सेकंड वेव जो इतनी फैली है। इन्होंने वैक्सीनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। ये वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट करते रहे जबकि था इनके पास था ही नहीं, और एक्सपोर्ट क्यों करते रहे हैं। अब जो हैंडल कर रहे हैं देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ कैसे ऑपोजिशन के साथ भी किस तरह से ये व्यवहार करते हैं। दिल्ली को कम ऑक्सीजन दी गई, महाराष्ट्र को कम ऑक्सीजन दी गई। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। इंसान अगर दिल्ली में रह रहा है कोई इंसान, चाहे बॉम्बे में रह रहा है, वो है तो हिंदुस्तानी ही है, उसको इस तरह से देखना चाहिए। ये तो है, ये करना चाहिए। बाकी कांग्रेस को भी आत्म मंथन करना चाहिए, आत्म अपने अंदर देखना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, कांग्रेस को भी जरूरत है एक्शन करने की। जी अगर विकास की बात है, इसमें ये नहीं है कि बीजेपी लूज कर रही है, अगर बीजेपी लूज नहीं कर रही है, अगर कांग्रेस भी लूज कर रही है। हाँ वो ठीक है, पहले से तो हम असम में दोबारा जो है वो वापसी आने की बात ना करते, पांडुचेरी में दोबारा वापस होने की बात ना करते। पुडुचेरी में जो हुआ है सबको पता है, किस तरह से खरीद-फरोख्त हुई है और किस तरह से सिस्टम चला है, आपको सबको पता है। बात है तो मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि जो महाकुंभ की वजह से जो है वो कोरोना फैला। कोरोना पहले से ही चल रहा था भाई साहब, बिल्कुल फैला। नहीं जी नहीं, उसके बाद आप देखिए, लेने के बाद देखिए कहाँ आंकड़े गए हैं, सारे हिंदुस्तान में फैल गए हैं। आपने रैलियों में बिल्कुल भी किसी भी पार्टी ने, मैं ये नहीं कहता बीजेपी ने, सब किसी भी पार्टी में रैली में कोई भी वो नहीं करी है, प्रिकॉशन नहीं लिए हैं, कोई 2 गज की दूरी नहीं रखी है। सुबह मोदी जी वहां पे रैली करते हैं, शाम को आकर के कहते हैं 2 गज की दूरी करो। वहां पे क्या बुरा हाल हुआ है आपको पता है। अभी तो रिजल्ट आने हैं और जो ये रिजल्ट आप देख रहे हो, इलेक्शन की तरफ देख रहे हो आप देखो जब अभी रिजल्ट कोरोना के आएंगे, जब बंगाल में कितना कोरोना फैलेगा ये देखना अभी, क्योंकि एकदम से फैलता नहीं है, ये 2-4 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लेता है, आपको मालूम है ये। अभी देखना कितना फैलेगा ये, पहले ऑलरेडी हिंदुस्तान में फैल चुका है। और हमें तो देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी आज की डेट में जान बचाता हुआ फिर रहा है। आम आदमी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, अपनी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, जिसके लिए वो टैक्स भी देता है, वो नहीं मिल रही है। और इनकी मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट रही है इनकी। और ऑपोजिशन भी अच्छी तरह अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है। ऑपोजिशन स्ट्रांगली इनको पकड़ नहीं पा रही है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में ऑपोजिशन और मीडिया स्ट्रांगली पकड़ता है इनको, रूलिंग पार्टी को। वो बिल्कुल फेल है, वो कर नहीं पा रहा है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। छाबड़ा जी बात का जवाब नहीं है। आम आदमी दुखी है, बिजनेसमैन दुखी है, बिजनेस डाउन गया है, जीडीपी डाउन गई है। आप देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी बढ़ गई है, भूखमरी बढ़ गई है, और जो आपका ये जो मीडिया का भी जो इंडिपेंडेंस घट गई है पहले से। हर चीज में फर्क है। आप देखिए, आंकड़े देखिए, पहले आंकड़ों पे चलिए, फैक्ट्स पे चलिए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं पठानी जी से। जो होम मिनिस्ट्री है, वो होम मिनिस्ट्री ने कोविड के लिए गाइडलाइन जारी करी,
और आपके होम मिनिस्टर ही उसको मानने को तैयार नहीं। आप बता दीजिए किस बंगाल की रैली में होम मिनिस्टर जिसको एड्रेस कर रहे थे उन्होंने मास्क लगाया था, या उनके वहां पे पब्लिक के लिए मास्क लगाने को उन्होंने कहा, और कहाँ पे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी। जब इस कंट्री का होम मिनिस्टर ही अपनी डिपार्टमेंट की सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दे, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि आपने गृह मंत्री जी के ऊपर जो है प्रश्न उठाया है, तो उनकी रैलियों में प्रॉपर सोशल डिस्टेंस, प्रॉपर हर चीज का जो है वो पूरा ध्यान रखा जा रहा था। आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए ठाणे जी। नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं करिए, आप मुझे दिखा दीजिए किस वीडियो में, किस फोटो में, कोई आपके पास है इसके लिए अपना प्रमाण कोई दे सकते हैं? कोई फोटो वीडियो आप दिखा दीजिए। इस समय तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जिसमें डाला है। बहुत सी रैलियों में सब कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी डाला है, गृह मंत्री जी ने भी डाला है, और हमारे और मंत्रियों ने भी डाला है। पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं। जो पब्लिक के लिए आप नॉर्म्स गाइडलाइंस, पब्लिक के नॉर्म्स गाइडलाइंस आप जो यूनियन होम मिनिस्ट्री दे रही है, वो जब इनके अपना मतलब की बात हो, रैली करनी हो, तो वहां पे तो सब माफ है। बाकी जगह पब्लिक 1000 रुपया 2000 रुपया फाइन दे, क्यों भाई? किस बात के लिए? आप बता दीजिए। आप इसी शहर में निकलिए, आप इसी शहर में निकलिए, आप इसी शहर में निकलिए, सुबह मुझे बिना मास्क के घूम के। आपको मालूम है कि जब चुनाव होते हैं, हर चीज होती है, तो उसमें जितना मैक्सिमम जो है उसके अंदर जो जिस प्रकार से गाइडलाइंस को पालन किया गया, मैक्सिमम उस चीज को फॉलो किया गया। मुझे लगता, आप बता दीजिए किस रैली में बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के या गृह मंत्री के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत से नेताओं ने जो है वो भी नहीं डाला है। और आप इसको पॉलिटिकल मत बताइए। मैं कह रहा हूँ यूनियन होम मिनिस्ट्री जो गाइडलाइंस करती है, जिसके लिए पूरे कंट्री को बिल्कुल इसके लिए अपना फॉलो करने के बोला जाता है, नहीं तो जिसके लिए पब्लिक को परमिशन के बाद ही अगर बात सुन लीजिए। पहले जो रैली में हुआ, जो रैली में हुआ, उन्होंने बताया कि गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, और चुनाव योग पूरा देख रहा था। पूरा मेरा सवाल ये है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो गाइडलाइंस इशू करती है, डायरेक्टिव इशू करती है, और उन्होंने जो किया भी है, उस डायरेक्शन को कहीं और नहीं फॉलो किया जाए। आप इसी शहर में सुबह बिना मास्क घूम के दिखाई दिए, रोज पढ़ो कितने लोगों के चलान हो रहे हैं। उस रैली को जब होम मिनिस्टर खुद एड्रेस कर रहा है, तो ना तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क लगाए जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर आपसे पूछ रहा हूँ क्या है? मैंने आपसे वही बात का जवाब दिया है कि कोई आप जो है ऐसा वीडियो, कोई पिक्चर दिखा दीजिए, क्योंकि जो चुनाव आयोग सारी इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, और हर चीज से जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है फॉलो किया जा रहा था। मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया इसके ऊपर तो मर्डर केस आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। आप अगर और पार्टीज की भी देख लें तो बेहतर है, रिजल्ट आपको हम जो है वो पता लग जाएंगे कि कौन क्या कर रहा था। मद्रास अपना चेन्नई हाई कोर्ट ने कि इनके ऊपर केस रजिस्टर करा जाए। आप किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं? आज आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया उसके खिलाफ। आप किस चुनाव इलेक्शन की बात कर रहे हैं? तमिलनाडु में तो एक सिंगल फेज में, बंगाल में 8 फेज में, क्यों भाई? अरे आप चंद्रमुखी जी, लोग 8 चरणों में चुनाव हुआ है, तो 8 चरणों में चुनाव। अगर आप वेस्ट बंगाल में बराबर की स्टेट है, आप नंदीग्राम या किसी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए उसकी जो है चुनाव को सही ढंग से चलाने के लिए ये चुनाव आयोग को बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और जो है तारीफ करना चाहूंगा चुनाव आयोग सजग तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सूझबूझ ढंग से जो है इस चुनाव को जो है संपन्न करवाया। वरना हिंसा जो है स्टेट में कोई और होती है। चंद्रमुखी जी, आज आम आदमी पार्टी या आज कांग्रेस पार्टी ईवीएस की जो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं पड़ेगी कि ईवीएस के साथ छेड़छाड़ की गई या टेम्परामेंट की गई है। अगर यही विपक्ष, अगर यही जो है उल्टा यही रिजल्ट होता तो ईवीएस मशीन के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जम्मू कश्मीर से केरला तक शुरू हो गई। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का किसी के साथ अलायंस है या वो है वो कांग्रेस के साथ है, आप नीचे आ जाइए हरियाणा के अंदर। इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने टक्कर दी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। पंजाब के अंदर आज कोई सत्ता में है, और जिसने अभी पीछे आपने नगर निकाय के चुनावों के अंदर भी देखा तो कांग्रेस ने 80 से 90% वोटें लेकर वहां पर जीत हासिल।
अब आप उससे नीचे आ जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन बल और हर तरह के जो है वो साधन को इस्तेमाल कर कर वहां पर सरकार तोड़ने का काम किया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, आज के चुनाव के अंदर भी अगर आप देख लीजिए डीएमके और कांग्रेस के अलायंस के साथ वहां तमिलनाडु के अंदर सरकार बनी है। और जहां तक असम की बात भी है, वहां 50 के करीब सीटें लेकर एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन के रूप में वहां पर कांग्रेस आई है। और केरला के अंदर भी कांग्रेस, कभी लेफ्ट कभी कांग्रेस, इस बार जरूर हुआ है कि एक लेफ्ट को वहां पर रिपीटिशन मिला है, पर उसके कुछ फैक्टर्स और थे, क्योंकि कोविड प्रबंधन की अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, कुछ स्टेट्स ने कोविड प्रबंधन के अंदर अच्छा काम किया है और शायद केरला भी उनमें से एक था। और थोड़ी देर पहले रविंद्र पठानिया जी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कोविड के नियमों की अनदेखी की और उसको धत्ता बताया है। अभी ये पूछ रहे थे कि आपके पास कोई वीडियो या पिक्चर है जिससे आप कोविड के बारे में बता सके। मैं पिछले दिनों एक छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला हुआ था, उसके अंदर श्रद्धांजलि देने के लिए होम मिनिस्टर का मैं टेलीविजन के ऊपर वीडियो देख रहा था। वहां सभी लोगों ने, जितने अफसर से सब थे, सबके परिवार थे, सबने मास्क लगा रखा था। अकेले होम मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने वहां पर मास्क नहीं लगा रखा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मास्क नहीं लगा था, बट एक होम मिनिस्टर ने अगर नहीं लगा रखा था, जो सारे एमएचए की गाइडलाइंस जारी करता है, तो एक बड़ा मैसेज जाता है। आप दूसरों को कानून सिखाने की बात कर रहे हैं और खुद कानून का पालन नहीं कर रहे। और इस वजह से मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर चुनाव पूरे देश में हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे आज 4 पार्लियामेंट का चुनाव, उपचुनाव भी हुआ, वो चारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। असेंबली के उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली है उस हिसाब से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज पूरे देश के अंदर चुनाव हो जाता है लोकसभा के अंदर, लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट कर भरा पड़ा है। जो इनकी कोविड की मैनेजमेंट है पूरी तरह से फेल रही है। लोगों की लाइनें इन्होंने नोटबंदी में लगवाई थी, अब अस्पतालों के बाहर लगी हुई हैं, दवाइयों के लिए लगी हुई है, इंजेक्शन के लिए लगी हुई है। और आप देखिए इवन शमशान के अंदर इन्होंने लाइन लगवा दी। ऐसे बदतर हालात इस देश ने ना कभी देखे हैं ना कभी देखेगा। ये हमेशा बात करते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। पहले तो ये कैलकुलेशन ही वो गलत करते हैं, पता नहीं किस हिसाब से 70 साल गिन लेते हैं। शायद वाजपेयी जी के 6 साल भी कांग्रेस के साथ गिन लेते हैं। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे बदतर हालात 70 साल में ना कभी किसी ने देखे ना सुने होंगे, जो आज देश के अंदर स्थिति बनी हुई है। बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़े बड़े काम करना, और जो वेस्ट बंगाल के अंदर भी कोरोना फैलाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरह से पूरी मशीनरी वहां पर लगी थी, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, चाहे वो छत्तीसगढ़ का था, चाहे वो उत्तर प्रदेश का था, चाहे वो बिहार का था, सारा वहां पर पहुंच रखा था वहां पर। और सारे मिनिस्टर, सारे लोग, सारे बॉलीवुड के एक्टर, वहां के टॉलीवुड के एक्टर, जितने लोग इन्होंने वहां पे लगा सकते थे, पूरी मशीनरी को इन्होंने वहां पे लगा रखा था। प्रधानमंत्री की लाख लाख 1.5 लाख की रैलियों के अंदर कोई मास्क नहीं लगाया जाता था। क्या प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता था? शाम को आकर वो टेलीविजन के ऊपर मास्क लगाकर स्पीच देते थे। सुबह आप कुछ और कर रहे हैं, शाम को कुछ और कर रहे हैं। तो वो देश की जनता को मैसेज गलत गया। और शायद वो कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो शायद हम भी अपने लीडर की तरफ देख के अनुसरण करते हैं, उस तरह का एक माहौल बना। और कोविड का जो कुप्रबंधन है उसकी वजह से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण ये भी एक रहा होगा कि लोगों ने देखा कि ये सुबह कुछ और बात करते हैं, शाम को कुछ और करते हैं। ठीक बोला इन्होंने, इनके जैसे राजा है वैसी इनकी प्रजा है। तभी आज जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी, मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी जो है, जिस प्रकार से इनका सभी राज्यों से जो है सुपड़ा साफ होता जा रहा है और एक एक सीट तक भी जो है अपनी वो बचा नहीं पा रहे, तो इनका जैसा राजा होगा वैसे प्रजा होगा, उसके बारे में तो मुझे बोलने की जो है वो जरूरत भी नहीं है। देश की जनता सारा कुछ जानती है।